रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात यह ऐसी शख्सियतों पर आधारित है जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में हुनर हासिल किया है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी नृत्यांगना और समाज सेवी के रूप में स्थापित ज्योति श्रीवास्तव जी। हम जानेंगे उनसे उनकी जीवन यात्रा के विभिन्न पहलू। मैं अपने रेडियो स्टूडियो में ज्योति श्रीवास्तव जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। ज्योति जी, हमें बताइए अपने जीवन की शुरुआत में सबसे पहली बात ये कि आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना? क्या आपके परिवार में कोई थे? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? थोड़ी बचपन की यादों के साथ। विनोद जी, ये आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है, क्योंकि यहीं से एक कलाकार का जन्म होता है। असल में मैंने प्रोफेशन को नहीं चुना जी, प्रोफेशन ने मुझे चुना जी। और ऐसे ही बचपन की अगर यादों में मैं जाती हूँ तो जैसा कि मेरी माँ और मेरी दाई माँ हमेशा कहती रही हैं कि उनका कहना था कि जब मैं बहुत छोटी थी, यानी मैंने जब क्रॉल करना यानी घुटने चलना भी नहीं शुरू किया था, तब से उन लोगों को ये आभास होता था कि मैं कुछ तो भी नृत्य करते रहती। अब मुझे मालूम नहीं है माँ का प्यार था या उनकी कल्पना, लेकिन वो हमेशा कहती है, हमेशा मैंने कहते उनको सुना कि ये तो पलने में ही नाच रही थी। तो इसलिए जैसे मैंने चलना शुरू किया, माँ ने गुरुजी के सपोर्ट कर दिया कि ये आपकी बेटी है और आप संभालिए। और सच्ची में मेरे जो पहले गुरु थे, गुरु वाल्मीकि बैनर्जी, जो कि क्रिएटिव डांसर थे, वो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। और उन्हीं के अंडर में मैंने कई विधाएं सीखी, जैसे मोहिनी आट्टम सीखा, भरतनाट्यम सीखा, फिर कथक मैंने दुर्गा लाल जी से सीखा। जब हम गंधर्व महाविद्यालय के बिल्कुल ऑपोजिट में मेरा जन्म भी हुआ और मैं बड़ी भी हुई जी। तो वो एक माहौल मुझे बिल्कुल पैदाइश से मिला था। हमारे परिवार में कोई इस फील्ड में नहीं था। माँ और पिताजी गांधीवादी थे और गांधीवादी विचारों के थे और गांधीवादी कार्य ही करते थे। पिताजी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में डायरेक्टर थे और माता जी गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर में कार्यरत, सारा जीवन उन्होंने वहाँ काम किया। तो दोनों का ही जीवन सामाजिक था। तो सामाजिक जीवन भी विरासत में मिली, लेकिन कला विरासत में नहीं मिली थी। पर शायद पूर्व जन्मों का ही कुछ रहा होगा कि मैं बचपन से ही नृत्य करती रहती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो माँ पिताजी को लगा कि हम लोग कायस्थ परिवार के लोग हैं, कहाँ नृत्य चल पाएगा, इसका आवाज अच्छा है, इसको संगीत में डाल दो। गुरु जी भी बोले कि हाँ, इसको संगीत में डाल दो, इसका आवाज बहुत अच्छा है, तो उसको सीखने दो संगीत। क्योंकि नृत्य तो लड़कियों का एक टाइम के बाद छूट ही जाता है, संगीत तो कम से कम इसके साथ रहेगा जी। तो मैं संगीत सीखती थी और मैंने संगीत में PhD तक किया है, डॉक्टरेट किया है। और लेकिन मेरी रुझान मेरा नृत्य में ही था। छुप छुप के मैं नृत्य क्लास में चली ही जाती थी। पर फिर मुझे मेरे पहले गुरु, शास्त्रीय नृत्य के पहले गुरु श्रीनाथ राउत जी मिले जी। और उनसे मेरा विधिवत, जिसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, मेरा तालीम शुरू हुआ करीब 12 साल की उम्र में। और तब से अब तक मैं करती ही जा रही हूँ। गुरु जी तो चले गए हैं दुनिया से जी, लेकिन मैं इस काम को करती जा रही हूँ। और मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इतने दूर तक आ जाऊंगी। बस मैं साधना करती थी, मुझे अच्छा लगता था। मुझे एक अजीब सी, आज भी मुझे एक अजीब सी संतुष्टि होती है नृत्य करने के बाद। तो वो संतुष्टि ही मुझे हमेशा खींचती रही नृत्य की तरफ, और मैं नृत्य के अंदर डूबती ही चली गई और सीखती चली गई। और उसी नृत्य में ही महारत हासिल करने के लिए मैंने संगीत सब्जेक्ट कॉलेज में आके भी लिया कि और कोई पढ़ाई करूंगी तो नृत्य करना बहुत मुश्किल है उसके साथ। मैंने संगीत में मास्टर्स किया, संगीत में ही MPhil किया, फिर PhD भी किया, और मैं ये करती चली जा रही हूँ और अब तक भी कर ही रही हूँ। अभी एट प्रेजेंट मेरे गुरु हैं गुरु दुर्गा चरण रणजीत जी, जिनके साथ मैं अभी रिसर्च वर्क कर रही हूँ नृत्य के अलग अलग आयामों पर। आपने जब स्कूली लाइफ में कोई ऐसा वाकया याद है जब आपको लोगों ने देखकर, आपके प्रदर्शन को देखकर खूब तालियां बटोरी और किसी ऐसे गुरु से आपको वाहवाही मिली हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी?
हाँ ऐसा हुआ था जी। पता नहीं आपने कैसे सोच लिया, मैं तो हर बार भूल जाती हूँ इस बात को। सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम, मैंने पहला स्टेज प्रोग्राम जो किया था वो मेरे 4 वर्ष की उम्र में था। अच्छा। पहला कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को करते समय उदय शंकर जी की पत्नी अमला शंकर जी चीफ गेस्ट थे। और क्योंकि वो बंगला कार्यक्रम था, मैंने चंडालिका किया था और उदय शंकर जी तो आप जानते हैं वो बंगाली है, उनकी पत्नी भी बंगाली है और बैले यानी नृत्य नाटिका की वो लोग सब महारथी हैं। जी जी। तो वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में ही जब अमला शंकर जी ने मुझे गले लगा लिया कार्यक्रम के बाद और बोला कि तुम तो सच्ची की शायद चंडालिका ऐसी ही रही होगी, रविंद्रनाथ ने वही जो कल्पना की है वो तुमको मैंने देख करके मुझे लगा। तो मैं मम्मी को बोली, मेरे को तो याद भी नहीं, मम्मी बताती हैं कि मम्मी को बोली कि ये लड़की एक दिन बहुत नाम कमाएगी, देखना ये तो मतलब नृत्यांगना के नाम पर एकदम सटीक पर्सनालिटी है, ये जरूर करेगी, बहुत अच्छा करेगी। तो वो हमेशा माँ और दाई माँ और पिताजी हमेशा सबको बोलते थे, तो मैं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि मैं और प्रैक्टिस करूँ। अमला शंकर जी इतनी बड़ी नृत्यांगना ने मुझे बोला। जी जी। उसके बाद दूसरा अनुभव मुझे तब हुआ जब मैंने उड़ीसी शुरू किया। उड़ीसी डांस पर जस्ट इनिशियल थोड़ा बहुत ही सीखा था, इतना ज्यादा सीखा नहीं था और एक छोटा सा कार्यक्रम में कार्यक्रम कर रही थी और वहाँ पे संयुक्ता पानी थी जो कि उड़ीसी की क्वीन मानी जाती है, वो वहाँ थी और उन्होंने भी सेम बात कही कि तो उड़ीसी का नाम जन्मों जन्मों तक जिंदा रखेगी। मुझे लगता है बहुत सुंदर प्रयास है, करते रहना, छोड़ना नहीं। और उसके बाद तीसरी बार जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब वो क्योंकि बड़े होने के बाद हुआ तो मुझे याद भी है और वो सुनील मान सिंह जी का आशीर्वाद जब मुझे मिला और उन्होंने मुझे कहा कि ये तो लंबे रेस का घोड़ा है। और मैं तब कॉलेज में थी, मैं कॉलेज के कार्यक्रम में नृत्य कर रही थी और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और वो प्राइज मुझे सुनील मान सिंह जी के हाथ से मिला और उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप कहा बहुत लंबा जाना है और तुम तो लंबी रेस का घोड़ा हो, बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छे से करो। तो ये 2-3 छोटी छोटी यादें हैं जो कि भुलाई नहीं भूलती और बहुत मतलब और मेहनत करने की तरफ ये सब चीजें ना इंस्पायर करती है। और इसके बाद 2002 में जब मैंने अर्मेनिया, एक कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, वहाँ कोई हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं जानता, वो लोग सिर्फ डच बोलते हैं। तो वहाँ मेरा कार्यक्रम था, ICCR के थ्रू मुझे भेजा गया था। तो इंडियन एम्बेसडर के तहत मैंने वहाँ कार्यक्रम प्रेजेंट किया और मैं बहुत डरी हुई थी कि यहाँ कैसे मैं लोगों को समझाऊंगी कि मैं कर क्या रही हूँ भाषा। तो मेरे पास इंटरप्रेटर थे, उन्होंने कहा नहीं आप मुझे बताइए, मैं इन लोगों को समझा दूंगा। तो खैर उन्होंने चीजों को समझाया, लेकिन नृत्य ऐसी चीज है जो कि समझाने से, पर मैं बहुत डरी हुई थी कैसे समझ पाए होंगे लोग, क्या समझ पाए होंगे। तो डर डर के मैं एक एक करके आइटम कर रही थी। लेकिन मेरा वहाँ ये अनुभव हुआ कि मेरा जो सबसे स्लो आइटम था जिससे मैं बहुत डरी थी कि ये मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो हमें परंपरागत हमें वो चीज करनी होती है, वो अभिनय कहलाता है क्योंकि बहुत स्लो रहता है, धीरे धीरे रहता है, तो हमें परंपरागत करना ही है, वो मस्त है करना। और वहाँ की ऐसी ऑडियंस, विदेशी ऑडियंस, मुझे बहुत डर के मैंने सोचा अच्छा चलो भगवान का नाम लेके उतरती हूँ, अगर देखूंगी कि लोग थोड़ा सा मतलब उखड़ रहे हैं तो आधे में छोड़ दूंगी, ऐसा कह के मैंने म्यूजिशियंस को ट्रेन किया कि जैसे ही मैं पर्दे से निकलने की कोशिश करूँ आप लोग म्यूजिक को वाइंड अप करना, क्योंकि हमें देख के करना होगा, पता नहीं लोग इसको ले पाएंगे कि नहीं। तो वो 30 मिनट का आइटम था और मैंने किया और करने के बाद मैं करती चली गई और मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। बीच बीच में जैसे तालियां आती है तो उससे लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मेरा हिम्मत बढ़ती गई और मैंने पूरे 30 मिनट तक उसको किया। और जब खत्म हुआ तो लोग कुछ तो भी बोल के चिल्ला रहे थे, और करीब 1200-1400 लोग थे, बड़ा हॉल था, ओपेरा हॉल, तो चिल्ला रहे थे और मैं तो डर के मारे रोने लगी। मैंने कहा ये क्या हुआ, गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ पता चला। तो मैं साइड में जाके एकदम सहमी हुई थी, खड़ी थी, आंखों में आंसू भी थे। तो इंटरप्रेटर जी आए और आके मुझे बोले आप स्टेज पे आइए। अब क्या हो गया, पत्थर पड़ेंगे कि टमाटर पड़ेंगे, ऐसा मेरे को फील हुआ। लेकिन जब मैं स्टेज पे आई तो सब लोग
इतनी तालियां बजा रहे थे और डेस्क भी बजा रहे थे, जो सामने टेबल थे उसमें। हाँ हाँ। तो मैंने पूछा इंटरप्रेटर से क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बहुत घबरा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप घबरा क्यों रहे, ये लोग बोल रहे हैं वंस मोर, एक बार और करिए, इन्हें इतना अच्छा लगा। अच्छा। तो ये चीज मुझे भुलाया नहीं बोलता। और फिर उन लोगों ने मुझे एक टाइटल भी दिया, डिवाइन डांसर। वो वर्ड तो मैं भूल गई उन लोगों का, उन्होंने डच में बोला था, तो उसका इंग्लिश में मीनिंग है डिवाइन डांसर। तो ये कुछ छोटी छोटी यादें हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया आगे और भी डिटेल में इस काम को करने के। अच्छा, देश में आप विभिन्न शहरों में गई हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए। किसी एक शहर की ऐसी यादें बताइए जो आप भुलाए नहीं भूलती हैं, जिसमें आपको शहर के लोगों ने प्यार दिया हो। हिंदुस्तान के शहर में विभिन्न किसी एक शहर की बताइए। हिंदुस्तान के शहर में एक ही जगह में दो शहरों में ऐसा मेरा अनुभव हुआ और दोनों को मैं भूल नहीं सकती हूँ जी। एक तो उड़ीसा ही है जिसका नाम लिए बिना मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं फील करती हूँ जी। उड़ीसा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं एक नॉन उड़िया इंसान हूँ, मुझे इतनी चीजें नहीं आती है उनकी परंपरा की। पर जब मैं गई और मैंने वहाँ परफॉर्मेंस किया, छोटे से लेके आज तक, मतलब मेरे से 100 से ऊपर परफॉर्मेंस मैंने उड़ीसा में किए होंगे। जब मैं बच्ची थी तब भी और आज जब मैं बूढ़ी हो चली हूँ तब भी सब लोग बहुत प्यार तो देते ही हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हर किसी का एक ही शब्द होता है कि नॉन उड़िया होके तुमने उड़ीसी को इतना डिटेल में, इतना सुंदर ढंग से बचा के रखा है, तो ये हमारे ऊपर तुम्हारा फर्ज है। और मुझे वहाँ पे सब मतलब एकदम अपनी बेटी की तरह लोग वहाँ पे आज भी मुझे वहाँ पे स्वागत करते हैं। और हर कार्यक्रम में मतलब हाउस पैक जाता है और अगर कोई नहीं आ पाता है तो पर्सनली फोन करके या होटल में आके मिलते हैं, मैं आ नहीं पाया। तो ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं बहुत दिल को छू जाती है कि वो उस शहर ने मुझे अपनाया, उस स्टेट ने मुझे अपनाया है, उड़ीसा। और दूसरा अनफॉरगेटेबल मेरा परफॉर्मेंस एक रहा है चेन्नई का। चेन्नई म्यूजिक कॉलेज में मैंने 2004 में परफॉर्म किया था और वहाँ पे मेरे चेन्नई में कार्यक्रम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी, मतलब हर डिटेल को समझते हैं जी। और समझ के फिर वो रिएक्ट भी करते हैं। अगर गलत है तो भी वो ऑन स्टेज ही बोल देते हैं, और ठीक है तो उतना ही अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेरा जो चेन्नई का कार्यक्रम था और वो 2 घंटे का लगातार डांस परफॉर्मेंस था जी। तो वहाँ पे जो लोगों का रिएक्शन आफ्टर परफॉर्मेंस मुझे मिला और उसके बाद में कई बार उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैंने चेन्नई में परफॉर्मेंस की, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो शहर एक ऐसा शहर है जो मतलब लोग भरतनाट्यम में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है और वो भरतनाट्यम के अलावा कुछ देखना नहीं चाहते, तो पसंद ही नहीं उन लोगों को। लेकिन वहाँ उन्होंने उड़ीसी को एक्सेप्ट किया और मुझे इतना प्यार दिया और मेरे को हमेशा बुलाते हैं और मैं परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत संपूर्णता की चीज होती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको अपनी इस जीवन यात्रा में कई जगह पुरस्कार मिले होंगे, सम्मान मिले होंगे, लेकिन कोई अनूठा ऐसा भी पुरस्कार मिला होगा जो किसी अनूठे व्यक्ति ने दिया होगा, तब आपको लगा होगा कि वाकई आज मेरी साधना पूरी हुई। एक बहुत साल पहले की बात है, तब गोपी किशन महाराज जी जिंदा थे। गोपी किशन जी का नाम सभी जानते हैं जी। वो हिंदी सिनेमा के जो जितने भी 1950 से लेके और 60 के अंत तक के जितने फिल्में हैं उसमें डांस का डायरेक्शन उन्हीं का होता था जी। और वो स्वयं बहुत बड़े रिस्पेक्ट थे और उनको हमने अक्सर खाली फिल्मों में ही देखा था और फिल्मों में ही देखा और उनकी कोरियोग्राफी देखते थे तो लगता था कि पता नहीं कभी हम उनसे मिल भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरा एक कार्यक्रम था, मेरे ख्याल से ये 92 की बात है। 92 में मैंने बॉम्बे में परफॉर्मेंस किया था। कल के कलाकार एक वहाँ पे फेस्टिवल होता है, उस कल के कलाकार में मुझे चांस मिला था और मैं वहाँ गई थी। उन दिनों मैं मलेशिया में रहती थी तो मुझे मलेशिया से इनवाइट किया गया था कि आप आइए और आपने कल के कलाकार में पार्टिसिपेट कीजिए। और वहाँ का ये होता है कि जो सबसे अच्छा करता है उनको वो लोग एक टाइटल देते हैं जिसका नाम है श्रृंगार मणि। तो और वो 30 साल की उम्र तक के लोगों के लिए होता है, जिसके ऊपर के लिए वो नहीं है। तो मैं आई थी बॉम्बे और मैंने वहाँ परफॉर्म किया और क्योंकि मैं मलेशिया से आई थी तो थोड़ा सा मतलब थकान भी ज्यादा थी
और क्लाइमेट चेंज और वो सब भी था, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि, पर यही था मन में कि चलो ठीक है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, बेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है, कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। बस गुरु जी का नाम लेके मैं उतर गई थी और गोपी किशन जी और बैक स्टेज भी आए और सभी आर्टिस्टों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो दिन के वो चीफ गेस्ट थे, तो और वो हेमा मालिनी जी भी वहाँ थी और हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया। हम लोग करीब 8 कलाकार थे, उड़ीसी में हम लोग 2 लोग थे, बाकी तो विधायक। तो कार्यक्रम हुआ और मुझे बेस्ट डांसर घोषित किया गया और मुझे श्रृंगार मणि से टाइटल से विभूषित किया और मैंने जो अवार्ड था वो गोपी किशन जी और हेमा मालिनी के हाथ से लिया था। तो वो मेरा अनफॉरगेटेबल एक अवार्ड है जो मैं तो हमेशा याद रहता है। और मुझे जो खुशी मिली थी वो एक अलग थी कि बॉम्बे जैसे शहर में इतने बड़े लोग कार्यक्रम में एक तो है और ऊपर से वो मुझे ऑनर कर रहे हैं जी। वो एक बहुत सुंदर अनुभव था। अच्छा, इतने साल की साधना में आपने बहुत सारे नए कलाकार भी आगे बढ़ाए होंगे और उनमें कोई कलाकार ऐसा भी निकला होगा जिसने आपके सपने को पूरा किया। मेरे 3 शिष्य ऐसे हैं जो अभी भी मेरे सपनों को पूरा करते चल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है राहुल वार्ष्णेय, जो अभी जिनकी उम्र अभी करीब 20 वर्ष है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्था बनाई है सोच, जहाँ वो जरूरतमंद बच्चों का सेवा तो कर ही रहे हैं नृत्य के माध्यम से, प्लस वो खुद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भी वो कहीं भी अपनी प्रस्तुति करते हैं और उसका फीडबैक मुझे मिलता है कि अरे आपका वो शिष्य बहुत कमाल का नृत्य करता है। दूसरा नाम है शैली चैटर्जी। शैली चैटर्जी अभी करीब 40 वर्ष की उम्र की होने जा रही है और इन 40 वर्ष की उम्र और वो करीब पिछले 20-21 साल से मेरे साथ हैं और उन्होंने देश विदेश हर जगह बहुत कार्यक्रम किए और टचवुड अभी तक कोई भी कार्यक्रम उनका ऐसा नहीं गया जिसमें एक भी छोटी सी त्रुटि भी नहीं हो। तो वो मुझे बहुत खुशी देती है और सब लोग जब उनकी तारीफ करते हैं, नोएडा में उनका एक अच्छा नाम है, बहुत लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो भी सिखाती है, वो एक स्कूल में भी डांस की टीचर है और स्कूल की प्रिंसिपल भी जब उनको अप्रिशिएट करती है और टीचर्स जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं और सब अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और तीसरी और सबसे छोटी जो भी पिछले 5-7 साल से कर रही है वो है ईशा दास। वो भी बहुत अच्छा नाम कमा रही है। वो तो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है और गूगल कंपनी के साथ काफी नौकरी कर रही है, लेकिन वो इस कठिन नौकरी के साथ कैसे वो डांस को भी लेके चल रही है और डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, जहाँ जाके परफॉर्म करती है हर जगह उसे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। तो ये तीनों नाम जो है ये मेरे जिंदगी के का गर्व है और इसके अलावा बहुत सारे और शिष्य जो सीख रहे हैं उनसे मुझे यही उम्मीद है वो भी एक दिन राहुल, ईशा और शैली जैसे बने। बिल्कुल। अच्छा, आपके आदर्श, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी हीरोइन हैं जिन्होंने कला को प्राथमिकता दी अपने नृत्य में। आपकी आदर्श कलाकारों में कौन है? फिल्मी कलाकारों में भी और गैर फिल्मी कलाकारों में आपके आदर्श कौन है? फिल्मी कलाकारों में जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मुझे बिल्कुल बहुत छोटे से, बिल्कुल बचपन से मुझे वैजयंती जी बहुत पसंद थी और आज भी है और एक तरह से वो मेरी एक आइडियल रही है क्योंकि उनके नृत्य में जो एक झंकार है, एक सुमधुरता है और एक सभ्यता है, वो चीज मुझे बहुत आकर्षित करती है। जबकि वो फिल्मों में नृत्य करती थी लेकिन वो एक जो डिसेंसी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको उन्होंने कभी नहीं तोड़ा और शास्त्रीयता को एकदम प्रधानता देते हुए उन्होंने बॉलीवुड डांस को किया। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी और इसीलिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और कभी कभी मैं भी फिल्मी गीतों में नृत्य जरूर करती हूँ, जो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं करती हूँ और मैं वही चीज वैजयंती जी की वही चीज
फॉलो करने का कोशिश की। तो उन्होंने कितना सुंदर शास्त्रीयता में जो हम सभ्यता को मेंटेन करके चलते हैं, जो हम शालीनता को रखना चाहते हैं, वही शालीनता हम चाहे तो बॉलीवुड नृत्य में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कलाकार वो कर नहीं पाते। इसलिए मुझे वेणुगोपाल जी बहुत पसंद है। और नॉन फिल्मी कलाकारों में मेरी फेवरेट, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी सबसे प्यारी नृत्यांगना है संगीता पाणिग्राही जी, जिन्होंने मुझे उड़ीसी से परिचय कराया, जिन्होंने मुझे उड़ीसी के बारे में बहुत कुछ सिखाया, और मुझे उड़ीसा में सबसे पहला प्यार उन्हीं से मिला था। उसी के बाद उड़ीसा में सब लोग मुझे प्यार करने लगे। तो उनको तो मैं अपने जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती। अभी वो नहीं है, श्रीमती संगीता पाणिग्राही। अब आखिरी सवाल, नोएडा से आपका नाता, और आपने नोएडा लोकमंच के बारे में भी सुना होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? नोएडा से मेरा नाता उस समय से है जब नोएडा जैसा नहीं था, नवेदा था। ये गांव था, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। जी। तो ये मैं बात कर रही हूँ 1970 की। उस जमाने में मैं स्कूल में पढ़ती थी, बहुत छोटी थी, और मेरे पिताजी और नारायण दत्त तिवारी जी दोनों पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, लेकिन उनका संबंध बड़े भाई और छोटे भाई जैसा था। मेरे पिताजी को तिवारी जी छोटे भाई की तरह देखते थे, और हमारे घर में ही बैठ के ये कल्पना की गई थी कि ये नोएडा जो गांव है, इसको हमें इंडस्ट्रियल टाउन बनाना है, ऐसा तिवारी जी का विचार था। और ये विचार चलते चलते हम तो स्कूल पास कर गए, कॉलेज में आ गए। 1980 के आसपास इस विषय बहुत सारे काम नोएडा में हुए। 1980 के आसपास यहाँ नोएडा में युवा केंद्र की स्थापना की गई 1984 में। और उस समय से 1984 से मैं नोएडा आ रही हूँ। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के बाद शाम को हम नोएडा आते थे, वो बिल्डिंग बनती थी, उसके बारे में काम करते थे। यहाँ एक्टिविटीज बहुत एक्टिविटीज हम लोग यहाँ करते थे आकर के। तो कॉलेज लाइफ पूरा नोएडा में एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी, मतलब खाली डांस नहीं, डांस तो यहाँ कर ही नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ वो कल्चर ही नहीं था। लेकिन बाकी गरीबों की सेवा करना, यूथ को खेल कूद कराना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हम करते रहते थे। जी जी। लेकिन उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं विदेश चली गई और यहाँ थी नहीं। लेकिन जब 96 में मैं विदेश से लौटी हूँ, तब पिताजी ने ही बोला कि आप लोग नोएडा में ही अपना रिहाइश बनाओ, देखो अगर पैसे हैं तो जमीन लो और मकान बनाओ वहाँ पे, और वही रहो। सब बहुत अच्छी जगह है, शांति भी है। और क्योंकि मैंने भी शुरू में देखा था नोएडा, इतना अच्छा लगता था आने से, क्योंकि यहाँ में एक तो गाय भैंस एकदम उसी टाइम निकला हुआ दूध पीने को मिलता था। उसके बाद हरी सब्जियां, हम लोग घर जाते थे तो लेते हुए चले जाते थे। फल यहाँ बहुत अच्छे मिलते, क्योंकि उस टाइम पे सब खेती के मिलती थी। तो वही कल्पना से हम लोग 96 में हम लोग नोएडा आ गए और हमने ये घर बनाया, और 96 से मैं यही नोएडा में ही रह रही हूँ। अब तो नोएडा बहुत बदल गया है, और मुझे नोएडा बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ जो शांति है और यहाँ की जो हरियाली है, ये मुझे कहीं और जाने का मतलब मेरा मन नहीं करता। मेरा यही सबसे अच्छा दिल मेरा यहाँ लगता है जी। और जब मैं नोएडा 96 से यहाँ रह रही थी तो सबसे पहले क्योंकि मैं युवा केंद्र के कार्यक्रम में हमेशा कार्यरत रहती थी, तो नोएडा के काफी लोगों से मेरा अच्छा बहुत गहरा परिचय था। उसी परिचय से नोएडा लोकमंच से भी जुड़ी और संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। लेकिन मैं नोएडा लोकमंच को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि इसकी जो करने की तरीका जो है, कार्यशैली जो है जी जी, वो मुझे बहुत पसंद थी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक आदमी जो है वो लीड नहीं कर रहा होता, या कोई एक ही इंसान खाली डिसीजन मेकर नहीं है। सबका एक बहुत प्यारा सा ग्रुप है, सब एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए मुझे नोएडा लोकमंच बहुत पसंद है। और मैं जब भी मुझे महेश जी बुलाते हैं, जब भी आदेश होता है, मैं वहाँ होती हूँ और पूरे दिल से होती हूँ। नोएडा लोग और मेरे नृत्य में
नए नए आयामों को जोड़ने में भी नोएडा लोकमंच का बहुत हाथ रहा है, क्योंकि हम लोग शास्त्रीय नृत्य में पुरानी चीजें तो करते ही रहते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में जैसे मैंने एक प्रोडक्शन बनाया गंगा, तो वो मुझे नोएडा लोकमंच में की जो मैं मीटिंग से जाती रही, वहीं जाके मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मुझे नदियों के बारे में कुछ करना चाहिए, फिर महिलाओं के लिए कुछ निकालना है मुझे ढूंढ के, तो मैंने शकुंतला करेक्टर के साथ मॉडर्न लेडी का एक वो कोरियोग्राफी की, जिसमें कि हम संदेश दे सकते हैं कि आज की नारी हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलती है हम बराबर हैं, हम बराबर हैं, हम बराबर नहीं है, हम बहुत ऊपर हैं, और आज से नहीं सदियों से, वैदिक काल से। तो क्यों परेशान है नारी अपने आप को लेकर के, अबला क्यों वो खुद ही समझती है, दुनिया नहीं समझती है। यही चीज हम लोगों ने उस प्रोडक्शन में दिखाया है। तो इस तरह की जो मेरी सोच बनी आज के एकदम प्रेजेंट चीजों को लेके चलने की, वो कहीं ना कहीं नोएडा लोकमंच के सब बड़े लोगों के साथ मिलकर बात करके ऐसे सोच मेरी जो है वो डेवलप हो पाएगी, और मैंने कई काम नहीं, तो नोएडा लोकमंच तो मेरे लिए बहुत प्यार है। जी जी ज्योति जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे जानी मानी नृत्यांगना ज्योति श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं को आपके साथ शेयर किया। उन्होंने कैसे बताया कि नोएडा शहर की भूमिका उन्हीं के घर में बैठकर बनी थी। दिलचस्प है ना? आप भी सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।